क्या आप जानते हैं कि नदियां अपने जवानी में मछलियों की तरह क्यों उछलती है, या फिर मैच्योर होने पे सांप की तरह नागिन डांस क्यों करती है, या फिर बुढ़ापे में स्नेल्स की तरह सरकती क्यों है? या क्या आप जानते हैं कि नदियों ने कैसे गंगा यमुना प्लेन्स का निर्माण किया, जिससे भारत के 140 करोड़ आबादी का पेट भरता है? या फिर क्यों भारत के अधिकांश शहर जैसे कि वाराणसी, पटना, दिल्ली इत्यादि नदियों के तट पे बसे हैं और यहीं पे घनी आबादी ज्यादा है? और नदियों और बाढ़ का क्या कोरिलेशन है? इन सभी सवालों का जवाब हमें फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को पढ़कर समझ में आता है। तो आइए जानते हैं कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे दिखते हैं और इनका हमारी जिंदगी पे क्या असर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। ऐसे लैंडफॉर्म्स जो रनिंग वाटर की मदद से बनते हैं उसे हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। रनिंग वाटर जैसे कि रिवर्स, स्ट्रीम्स इत्यादि। हम ये जानते हैं कि रिवर्स माउंटेन्स में ओरिजिनेट होते हैं और प्लेन्स में ट्रैवल करने के बाद ओशन में जाकर मिल जाते हैं। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवर्स माउंटेन्स में ओरिजिनेट कर रहे हैं। ये हमारे माउंटेन्स हैं। यहाँ पे ओरिजिनेट करने के बाद वो इधर से ट्रैवल करते हैं। ये हमारा प्लेन्स है और फिर जाकर ये कोस्टल एरिया है जहां जो ओशन के नजदीक है और लास्ट में जाके ये ओशन में मिल जाते हैं। तो इस माउंटेन के ओरिजिन से ओशन के मिलने तक की जर्नी में रिवर्स जिन जिन लैंडफॉर्म्स से मिलते हैं, टकराते हैं, वहां पे वो एक खास प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। वैसे लैंडफॉर्म्स को हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि रिवर्स फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को कैसे बनाते हैं। इस डायग्राम में देखिए, माउंटेन्स का स्लोप बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण रिवर का स्पीड बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा हाइट से नीचे की ओर आता है, जिसके कारण हम यहाँ देख सकते हैं रिवर अपने यंग स्टेज में वर्टिकल इरोजन ज्यादा करता है और साइड इरोजन जिसे हम लेटरल इरोजन कहते हैं वो कम करता है। इरोजन करने के कारण रिवर में रॉक्स, बोल्डर्स इत्यादि आ जाते हैं। रिवर इन रॉक्स, बोल्डर्स इत्यादि को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके नीचे की ओर ले जाता है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट करके जैसे जैसे रिवर का स्पीड कम होता चला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे रिवर का स्लोप बहुत कम है, इसलिए स्पीड कम होने के कारण ये रिवर्स रॉक्स, बोल्डर्स को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे ये डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि रिवर्स जो अपने साथ बोल्डर्स, रॉक्स को लेकर आए थे माउंटेन से, वो धीरे धीरे करके यहां और यहां डिपॉजिट करने लगते हैं। तो अगर हम यंग स्टेज में देखें तो इरोजन जो है वो डिपोजिशन से बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन स्टेज में देखें तो इरोजन थोड़ा सा कम हो रहा है, डिपोजिशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस स्टेज में देखें जो कि ओल्ड स्टेज कहा जाता है रिवर का, यहाँ पे इरोजन बहुत ही कम है और डिपोजिशन बहुत ही ज्यादा होता चला जा रहा है। और अगर हम इरोजन की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर वर्टिकल इरोजन होता है, यहाँ पे लेटरल इरोजन बढ़ जाता है और वर्टिकल इरोजन थोड़ा सा कम जाता है, और यहाँ पे वर्टिकल इरोजन बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ लेटरल इरोजन होता है, यानी कि साइडवे इरोजन। तो इन स्टेजेस से गुजरने के कारण रिवर मुख्यतः दो तरीके के लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं। पहला है इरोजनल लैंडफॉर्म्स, जिसमें वैसे लैंडफॉर्म्स आते हैं जो रिवर के इरोजन से बनते हैं। दूसरा है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ये ऐसे लैंडफॉर्म्स है जो रिवर के डिपोजिशन से बनते हैं। आइए अब हम डिटेल में समझते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनने का क्या मैकेनिज्म है। आप इस डायग्राम को देखिए, रिवर बाहर की ओर आ रहा है। मैंने बताया था कि रिवर अपने साथ कुछ रॉक्स को लेकर आता है, तो ये रॉक्स आपस में घिसते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे रबिंग होता है और ये टकराकर टूटते हैं। और तो और ये रॉक्स रिवर के बेड या तल से टकराते हैं और रब होते हैं, फ्रिक्शन होता है और इस तल को भी वो तोड़ते चले जाते हैं। इस कारण रिवर गड्ढा होता चला जाता है और ये रॉक्स भी आपस में टूटते हैं और रॉक्स का साइज भी कम होता चला जाता है। दूसरा है सॉल्यूशन। आपको पता है कि रिवर वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यानी कि किसी को भी अच्छा डिसॉल्व कर सकता है। तो
रिवर अपने रास्ते में आने वाले मड, क्ले इत्यादि पार्टिकल्स को और तो रॉक के सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उसे भी डिसॉल्व करके अपने साथ बाहर की ओर लेके चला जाता है और इरोजन करता है। तीसरा है हाइड्रोलिक इंपैक्ट। आप देखे होंगे कि जब पानी वाटरफॉल में इतनी ऊंचाई से गिरता है तो हमें चोट लगता है क्योंकि उसका फोर्स बहुत ज्यादा है। उसी तरह वाटर जब वेरी हाई वेलोसिटी से आता है और नदियों के साइड को हाई वेलोसिटी से मारता है तो यहाँ पे इंपैक्ट होता है और जिसके कारण यहाँ पे ये रॉक्स टूट जाते हैं और जॉइंट्स का निर्माण करते हैं। तो इस कारण जब और ज्यादा इंपैक्ट आता चला जाता है तो ये पूरा चट्टान टूट जाता है, जिसे हम इरोजन ड्यू टू हाइड्रोलिक इंपैक्ट कहते हैं। और चौथा है एट्रिशन। जिस तरीके से दो ईटा को आपस में टकराने से वो चकनाचूर हो जाते हैं, उसी तरीके से रिवर के अंदर के जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो वो चूर हो जाते हैं, जिसे हम एट्रिशन कहते हैं। तो ये हमारे 4 इरोजनल प्रोसेसेस हैं जिसके कारण रिवर किसी भी लैंडफॉर्म को इरोजन करता है और इरोजन करने के कारण इरोजनल लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है। आइए अब हम समझते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कैसे दिखते हैं। पहला है पॉटहोल्स। आप ये जानते हैं कि माउंटेन्स में जो सतह है वो उबड़ खाबड़ होता है जिसके ऊपर रिवर ट्रैवल करता है। तो उबड़ खाबड़ सतह होने के कारण रिवर के साथ जो रॉक्स आ रहे हैं वो किसी उबड़ खाबड़ सतह के गड्ढे में यहाँ पर फंस जाती है, लेकिन नदी का प्रवाह तो चल रहा है जिसके कारण ये रॉक ये रोटेट करने लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रॉक ऐसे रोटेट कर रहा है। रॉक रोटेट करने के कारण इसके साइड में यहाँ पे ये प्रेशर लगाता है और नीचे की ओर भी ये प्रेशर लगाता है, जिसके कारण ये इसको इरोड करता है और समय के साथ ये इरोड करते करते ये साइडवे और वर्टिकल करते करते ये नीचे की ओर आता है। इसे हम पॉटहोल ड्रिलिंग कहते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा चट्टान रिवर के इंपैक्ट में पॉटहोल्स का निर्माण करता है। दूसरा है वी शेप्ड वैली। ये पॉटहोल का एक्सटेंशन है। जब रिवर क्लिफ के ऊपर से ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पे वो इरोजन करने लगते हैं उसी मैकेनिज्म से जिस मैकेनिज्म से पॉटहोल हो रहा है। तो आप यहाँ देखें कि जब रिवर्स यहाँ से आती है तो यहाँ पे ये इरोजन करने लगती है नीचे की ओर और पीछे की ओर भी इरोजन करने लगती है सेम मैकेनिज्म से, जिस कारण ये जो वैली शेप हमें छोटा सा दिख रहा था ये बढ़ के बड़ा सा वी वैली बन जाता है और ये पीछे की ओर भी चली जाती है। इसे हम बैकवर्ड इरोजन कहते हैं और नीचे की ओर इरोजन करने को हम वर्टिकल इरोजन कहते हैं। यही समय के साथ और ज्यादा वर्टिकल इरोजन होता है, ये और ज्यादा नीचे चला जाता है और ये बड़ा सा वी शेप वैली बनाता है और ये वैली पीछे की ओर भी बढ़ती चली जाती है, इसे हम बैकवर्ड इरोजन कहते हैं। तो इस तरीके से समय के साथ वी शेप्ड वैली का निर्माण होता है। तीसरा है मेरा वाटरफॉल का निर्माण होना। आपने इस डायग्राम में देखा था कि वी शेप्ड वैली पीछे की ओर रिट्रीट करती है, लेकिन जब यहाँ पे कोई हार्ड रॉक आ जाए तो यहाँ पे ये बैकवर्ड रिट्रीट नहीं कर सकती है, तो फिर वाटरफॉल का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है मेरा हार्ड रॉक। जब वी शेप्ड वैली पीछे की ओर जा रही थी तो ये हार्ड रॉक के कारण अब यहाँ पे इसका इरोजन नहीं हो पाता है, तो वाटर यहां से ऐसे फ्लो करने लगता है। लेकिन ये रॉक सॉफ्ट रॉक है, इसके कारण इसका इरोजन हो जाता है और ये रॉक पीछे की ओर चला जाता है। आप यह डायग्राम में देखिए, जब पानी सॉफ्ट रॉक पे टकराता है तो ये यहां से इरोजन हो गया इस पूरे रॉक का और ये पीछे की ओर चला गया। साथ ही जब पानी ऊपर से गिरता है तो यहाँ पे पॉटहोल्स का निर्माण करता है हाइड्रोलिक इंपैक्ट से और यहाँ पे जो रॉक फंसते हैं वो उनके रोटेशन से। जब यही पॉटहोल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो इसे हम प्लंज पूल कहते हैं, जिसका निर्माण होता है और ये प्लंज पूल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये ऐसे करके बाहर की ओर चला जाता है। जब ये प्लंज पूल बहुत बड़ा हो जाता है और सॉफ्ट रॉक पीछे की ओर चला जाता है तो ऊपर वाले हार्ड रॉक के नीचे कोई भी रॉक नहीं है, इसीलिए वो अपने वेट के कारण टूट जाता है और टूटकर नीचे चला जाता है और इस तरह वाटरफॉल पीछे जाने लगता है। तो हमने ये देखा कि वाटरफॉल में सॉफ्ट रॉक पीछे पहले जाता है, प्लंज पूल का निर्माण होता है और इसके टूटने के कारण वाटरफॉल भी पीछे की ओर चला जाता है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक वाटरफॉल का निर्माण हो गया और तो और ये जो वैली है, क्योंकि हार्ड रॉक अब हमें मिला है तो ये लंबा वैली यहां से यहां की ओर अब बढ़ता चला जाएगा वाटरफॉल।
तो एक लंबा एक्सटेंडेड वाटरफॉल हमें गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करता है। आइए देखते हैं कैसे। गॉर्ज एक स्टीप यू शेप्ड वैली है जो कि वाटरफॉल के पीछे रिट्रीट होने से बनती है, और वैली का स्टीपनेस कम हो जाए तो उसे हम वी शेप वैली कहते हैं, जिससे कि कैनियन का निर्माण होता है। और तो और गॉर्जेस का जो लेंथ है वो कम होता है और जनरली कैनियन का लेंथ बहुत ज्यादा होता है। इसका उदाहरण है ग्रैंड कैनियन ओवर कोलोराडो रिवर इन यूएसए। अब हम ऐसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में देखेंगे जिसमें रिवर रिजुवेनेटेड हुआ है, यानी कि वाटर का लेवल और उसका वॉल्यूम अपने इनिशियल लेवल से बढ़ा या घटा है। रिवर के रिजुवेनेशन के होने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। पहला कि जो माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट कर रहा है वो माउंटेन्स ऊपर या नीचे चला जाए। दूसरा, रिवर्स जिस ओशन में जाकर मिल रहे हैं उस ओशन का सी लेवल ऊंचा या नीचा हो जाए। तीसरा, वाटर जिस जगह से फ्लो कर रहा है वो जगह ही अपलिफ्ट या सबसाइड कर जाए। और चौथा, रिवर का वॉल्यूम और वेलोसिटी या उसका ग्रेडियंट चेंज हो जाए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से, यानी कि अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाए तो रिवर का पानी फ्रीज कर जाएगा और उसका वॉल्यूम घट जाएगा, और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो रिवर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां से रिवर्स आते हैं ग्लेशियर से या रेनफॉल से वो बढ़ने लगते हैं। तो मुख्यतः 4 कारणों से रिवर का रिजुवेनेशन होता है। इस रिवर के रिजुवेनेशन से जो लैंडफॉर्म में हमें कुछ निशान दिखते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि रिवर अपने लेवल से चेंज हुआ है, और इन चेंजेस के कारण इरोजनल लैंडफॉर्म्स में भी चेंज देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कैसे। पहला है इंसाइज्ड मीएंडर। मैंने कैनियन का एग्जांपल बताया था। अगर कैनियन में फ्लो होता हुआ रिवर रिजुवेनेट कर जाए तो वो इंसाइज्ड मीएंडर का रूप लेता है। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारा कैनियन है। आप देख सकते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले ये रिवर यहाँ पे फ्लो कर रहा था, रिवर का लेवल ये था, इसीलिए हमें ये शेप यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं। उसके बाद रिवर का लेवल ये नीचे चला गया और हमें रिवर के इरोजन का मार्क यहाँ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, ये टर्न हो गया। उसके बाद रिवर का लेवल और घट गया तो हमें ये मार्क और यहाँ पे ये मार्क दिख रहा है, और घट गया तो ये मार्क दिख रहा है, और घट जाएगा तो ये मार्क, फिर ये मार्क, और आज वर्तमान में ये रिवर का ये लेवल है जो कि यहाँ से और नीचे चला गया है। और ये इनसाइड मीएंडर बनते कैसे हैं? तो रिवर्स सॉफ्ट एलुवियल प्लेन्स पे मीएंडर के फॉर्म में फ्लो कर रहे थे और नीचे उस एलुवियल प्लेन के हार्ड रॉक था, लेकिन क्योंकि मीएंडर के शेप में फ्लो करने के कारण वहां पे वो इरोजन भी उसी शेप में हार्ड रॉक के ऊपर कर रहे थे, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिवर का रिजुवेनेशन होता चला गया वैसे वैसे वो ऐसा शेप ले लिए। तो इनसाइड मीएंडर ऐसे लैंडफॉर्म से बनते हैं जो पार्शियली एलुवियल प्लेन थे इनिशियल स्टेजेस में, और अब वो हार्ड रॉक के ऊपर आ चुके हैं। अगला है रिवर टेरेसेस। तो रिवर जब एलुवियल प्लेन्स में फ्लो करते हैं तो वो इस तरीके के फ्लड प्लेन्स बनाते हैं, जो मैं आपको फ्लड प्लेन्स के बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन जब रिवर का लेवल यहां से यहां घट जाएगा तो वो इस तरीके के फ्लड प्लेन्स को बनाएंगे, और जब रिवर का लेवल और ज्यादा घट जाएगा तो वो इस तरीके के फ्लड प्लेन्स को बनाएंगे, और जब घटेगा तो इस तरीके के बनाएंगे। तो जब हम रिवर को आज देखेंगे तो हमें वो इस तरीके के टेरेसेस दिखेंगे। और टेरेसेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेयर्ड, दूसरा होता है अनपेयर्ड। आप जानते हैं कि रिवर हमेशा मियांडर शेप में ट्रैवल करते हैं, तो जहां पे रिवर सीधा चलते हैं यानी कि यहां से यहां तक, इस पार्ट में जब रिजुवेनेशन होता है तो हमें पेयर टेरेसेस का निर्माण होता है। लेकिन रिवर जहां पर कर्व होता है वहां के उसके आउटर बैंक में इरोजन जो है वो डिपोजिशन से ज्यादा है, और इनर बैंक में डिपोजिशन जो है वो इरोजन से ज्यादा है। इस कारण यहाँ पे हमें अनपेयर टेरेसेस का निर्माण होता है। इसी तरह यहाँ पे भी पेयर टेरेसेस होगा और यहाँ पे अनपेयर टेरेसेस का निर्माण होता है। तो ये साइकिल में चला जाता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इरोजन यहाँ पे इसका ज्यादा हुआ है, यहाँ पे इसका इरोजन ज्यादा हुआ है। अगर हम ये एक्सिस मान लें, और यहाँ पे इरोजन इसका कम हुआ है, यहाँ पे इरोजन इसका कम हुआ है, यानी कि ये रिवर का कर्व्ड पार्ट है और ये आउटर पार्ट है, ये रिवर का इनर पार्ट है, और यहाँ पे अनपेयर्ड टेरेसेस का निर्माण हुआ है। तो ये था हमारा फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में इरोजनल लैंडफॉर्म्स की जानकारी। अब हम देखते हैं कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स की तरह डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी ऐसे लैंडफॉर्म हैं
जो रिवर के डिपोजिशन के कारण बनते हैं। और ये रिवर्स क्या डिपॉजिट करते हैं? तो रिवर्स जो माउंटेन्स के ऊपर इरोजन करने के बाद जैसे कि रॉक्स, सैंड, क्ले, सिल्ट इत्यादि को ट्रांसपोर्ट करती है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्लेन एरियाज में और कोस्टल एरियाज में उसको लाकर डिपॉजिट कर देती है। उसे हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि डिपोजिशन क्यों होता है। मैंने बताया था कि रिवर का वेलोसिटी जब ज्यादा होता है तो रिवर अपने साथ बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स को लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो जब रिवर का ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी रिवर के लोड से ज्यादा है तो रिवर इरोजन करती है, और जैसे जैसे रिवर का वॉल्यूम या उसका स्लोप घटता चला जाता है तो रिवर का ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी भी घटता चला जाता है, और रिवर रॉक्स, सैंड, सिल्ट, क्ले यानी कि रिवर लोड को ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, और ट्रांसपोर्ट नहीं करने के कारण रिवर उसे अपने लो लाइंग एरियाज में डिपॉजिट कर देती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये रिवर इस रॉक्स को अपने साइड में डिपॉजिट कर दी है। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन से उस रॉक्स को लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर रिवर का ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी घट गया है, इसीलिए रिवर का लोड जिसे हम रॉक्स, सैंड, सिल्ट, क्ले के इत्यादि के रूप में देखते हैं उसे रिवर डिपॉजिट कर देती है। एक और चीज जानने वाली बात यह है कि रिवर जब माउंटेन को छोड़ती है तो सबसे पहले वो बोल्डर्स, कॉबल्स, ग्रेवल इत्यादि को डिपॉजिट करती है, क्योंकि ये ज्यादा भारी है, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी धीरे धीरे घटता है वो सैंड, सिल्ट, क्ले इत्यादि को दूर तक ले जाती है। तो माउंटेन्स में इनका डिपोजिशन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे माउंटेन से हम कोस्टल एरिया की ओर बढ़ते हैं जहां पे रिवर ओशन से मिलती है तो क्ले का डिपोजिशन होता है। तो डिपोजिशन का शेप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरा हम कह सकते हैं माउंटेन्स है, इसलिए यहाँ पे डिपोजिशन बोल्डर का हो रहा है, और यहाँ पे कोस्टल एरिया और बीच में हमारा प्लेन एरिया है, इसीलिए प्लेन एरियाज में सिल्ट, क्ले ज्यादा पाया जाता है, और माउंटेन के स्लोप के जस्ट एंड होने पे बोल्डर्स, कॉबल्स, ग्रेवल इत्यादि हमें ज्यादा मिलते हैं। तो हमने मैकेनिज्म समझ लिया, अब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में समझते हैं। पहला है एलुवियल फैंस एंड कोन्स। एलुवियल फैंस ऐसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो माउंटेन के फुट पे पाए जाते हैं, यानी कि जब रिवर माउंटेन्स के ऊपर से लोड को लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे माउंटेन का स्लोप ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्लोप जो प्लेन एरिया में है वो कम है, तो यहाँ पे सडन स्लोप का चेंज होता है, जिस कारण रिवर का वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा था और यहाँ पे अचानक से इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस कारण रिवर का ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी भी घट जाता है और रिवर अपने लोड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है। इस कारण रिवर अपने साथ जो माउंटेन से रॉक्स लेकर आई थी वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। पहले यहाँ डिपॉजिट करती है, फिर धीरे धीरे वो बाहर की ओर चली जाती है और इधर भी डिपॉजिट करती है, और समय के साथ हमें अलुवियल फैंस दिखता है। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, रिवर यहाँ से आई और वो यहाँ पे ऐसे करके डिपॉजिट कर दी सारे रॉक्स को, और इसे हम अलुवियल फैंस कहते हैं। जब इस अलुवियल फैन का स्लोप बहुत स्टीप होता है तो उसे हम अलुवियल कोन्स कहते हैं, और दोनों का मैकेनिज्म सेम है। ये जनरली हमें हिमालय के फुट हिल्स में मिलता है। जब रिवर प्लेन एरिया में ट्रेवल करती है तो वो ऐसे कर्व शेप में ट्रेवल करती है। यहाँ पे उस रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स को लाती है वो यहाँ पे अपने साइड में उसको डिपॉजिट कर देती है। इसे हम लीवी कहते हैं, और आम भाषा में हम इसे बांध भी कहते हैं। कभी कभी जब बारिश होता है तो यहाँ पे आप देखिए, ये बारिश अगर इस रिवर में होगा तो रिवर का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और जब यही रिवर का वॉल्यूम इस लेवी के वॉल्यूम से ऊपर चला जाएगा तो ये रिवर का वाटर बाहर की ओर फैल जाएगा, और जब रिवर लेवल फैल जाएगा तो इस सारे रीजन में फ्लड आ जाएगा। और तो और रिवर अपने साथ जो एलुवियल, जो सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आई थी वो अपने साथ वो इस एरिया में भी वो स्पिल यानी कि फैला देगी। तो जहां तक फ्लडेड एरिया रिवर के कारण होता है उसे हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये उसके नीचे हमें बेड रॉक मिलता है जो कि हार्ड रॉक है। जैसे कि गंगा यमुना के प्लेन्स के तट पे हमें नेचुरल लिवी मिलते हैं, और उसी लिवी पे शहरों का निर्माण करते हैं, जैसे कि पटना, वाराणसी, दिल्ली इत्यादि।
क्योंकि ये हमें एक ऊंचा लेवल होने के कारण बाढ़ से बचाते हैं। और तो और जितने भी खेती होते हैं वो फ्लड प्लेन्स में होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा खेती होता है। और बारिश के सीजन में ये पानी का लेवल जब ऊपर जाता है तो लेवी के ऊपर जाकर ये इधर की ओर स्पिल कर जाता है। कभी कभी हम बाढ़ से अपने आप को बचाने के लिए आर्टिफिशियल लेवी को या हिंदी में आर्टिफिशियल बांध का निर्माण करते हैं ताकि हम फ्लड प्लेन्स को बाढ़ से बचा सके। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं लेवी का निर्माण कैसे होता है। ये हमारा वाटर लेवल है, फ्लड के पहले यहाँ तक पानी फ्लो कर रहा है और जो पानी आता है वो अपने साइड में सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देता है। जैसे जैसे ये बाढ़ का स्थिति आता है ये पानी बाहर की ओर चला जाता है लेवी के ऊपर से और ये इधर पूरा फ्लड को लेकर आता है और यही वाटर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाता है वो पूरे फ्लड प्लेन में स्प्रेड कर देता है। जब ये पानी नीचे की ओर सबसाइड करता है तो यहाँ पे लेवी का निर्माण हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगला है मिएंडर्स। जब रिवर्स सांप की तरह सरसराते हैं तो वो मिएंडर का निर्माण करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए समझते हैं मिएंडर के बनने का मैकेनिज्म। आप यहाँ पे देखिए रिवर कर्व शेप में फ्लो करती है माउंटेन से निकलने के बाद और रिवर के वेलोसिटी के कारण रिवर सीधा सीधा जाकर कर्व शेप के आउटर मार्जिन को हिट करती है और यहाँ पे ये इरोजन करने लगती है, जो कि बाहर की ओर होता है। और रिवर के अंदर जो लोड है, जो सैंड, सिल्ट, क्ले इत्यादि है, वो इस मार्जिन पे डिपॉजिट कर देती है क्योंकि यहाँ पे इसका वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी बाहर की ओर इरोड कर रहा है। तो यहाँ पे इरोजन हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिशन हो रहा है। हिट करने के बाद थोड़ा सा इरोजन होता है लेकिन रिवर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और फिर ये इधर आकर इधर हिट करती है और यहाँ पे इरोजन होता है, यहाँ पे डिपॉजिशन होता है। आप इस डायग्राम में देखिए तो ये रिवर अब इरोजन करने के कारण ये इधर और ये इधर चली गई है। आप यहाँ पे देखिए ये रिवर पहले यहाँ पे था, ये यहाँ से एक्सटेंड होके यहाँ पहुंच गया है और यहाँ पे फिर से इरोजन होगा और यहाँ पे डिपॉजिशन होगा। उसी तरह ये रिवर भी इधर की ओर चला गया है, यहाँ पे इरोजन हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिशन हो रहा है। जब ये और बढ़ता चला जाता है तो ये बहुत ज्यादा नेक बनाता है। यहाँ पे जैसे इंसान का गर्दन है, ये सटता चला जाता है। जैसे यहाँ से आ रहा है तो ये इधर हिट करेगा तो ये भी यहाँ पे सटता चला जाएगा और ये नेक का निर्माण करेगा। यहाँ पे डिपॉजिशन होगा, यहाँ पे इरोजन होगा और फाइनली ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपॉजिशन जो है वो बाहर की ओर बढ़ रहा है। तो ये जुट जाएंगे और जो लास्ट में ये बच जाएगा इसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये वाटर का लेक बन जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिशन मेरे रहेंगे और ये रिवर अब सीधा फ्लो करने लगेगी। तो ये है मेरा मिएंडर्स ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन। मिएंडर में पॉइंट वार्स का निर्माण होता है जो कि उसके इनर एजेस में होता है। जैसे कि अगर रिवर इधर की ओर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे मैंने बताया डिपॉजिशन होगा, यहाँ पे पहले डिपॉजिशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ। तो इस डिपॉजिशनल लैंडफॉर्म को हम पॉइंट वार कहते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये रिवर पहले ऐसे फ्लो करता था, फिर यहाँ पे इरोजन और उसके इनर एजेस में डिपॉजिशन के कारण फिर ये ऐसे फ्लो करने लगा और फिर एंड में ये यहाँ पे ऑक्सबो लेक का निर्माण किया, यहाँ पे डिपॉजिशन हुआ और रिवर सब सीधा फ्लो कर रहे हैं। अगला है ब्रेडेड चैनल्स। जब रिवर का सेडिमेंट का लोड बहुत ज्यादा है और रिवर उसे अपने साथ ले नहीं जा पा रही है तो रिवर उस सेडिमेंट्स को अपने ही रास्ते के बीच में डिपॉजिट कर देती है। डिपॉजिट करने के कारण रिवर के बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं और यही ब्रांचेस फिर आगे जाकर मिल जाते हैं, तो इसे हम ब्रेडेड चैनल कहते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा रिवर था, बहुत बड़ा रिवर, लेकिन इसका सेडिमेंट लोड बहुत ज्यादा है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय से सेडिमेंट्स को इरोड करके लाती है तो यहाँ पे इसका सेडिमेंट्स का लोड बहुत ज्यादा, इसे यहीं डिपॉजिट कर देती है और डिपॉजिट करने के कारण रिवर में ब्रांचेस क्रिएट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर दी, यहाँ पे फिर एक नया ब्रांच हो गया और लास्ट में रिवर्स जाकर मिलकर एक सिंगल चैनल बना देती है। आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे रिवर्स यहाँ से आई थी लेकिन यहाँ पे वो इस सब डिपॉजिट कर दी है, यहाँ पे भी डिपॉजिट हो गया, इसलिए रिवर्स इस चैनल में और इस चैनल में ट्रेवल कर रही है। फिर यहाँ पे डिपॉजिट है इसलिए वो इस चैनल में और इस चैनल में फ्लो कर रही है और लास्ट में जाके ये सिंगल चैनल बना लेती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मजोली आइलैंड का निर्माण होना ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, क्योंकि मजोली आइलैंड भी एक बहुत बड़ा सेडिमेंट के डिपोजिशन से बना है। अगला है डेल्टास। ये कोस्टल एरियाज में मिलते हैं
जहां पे रिवर्स ओशन से जाकर मिल जाते हैं। कोस्टल एरिया में रिवर का स्लोप बहुत कम है, इसीलिए रिवर का वेलोसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। वेलोसिटी कम होने के कारण रिवर का ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी बिल्कुल ही शून्य के करीब हो जाता है। इसीलिए रिवर जो भी सैंड, सिल्ट, क्ले इत्यादि लेकर आते हैं वो यहां से अगर वो ला रहे हैं तो वो यहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट करने के कारण रिवर के पाथ में ही ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिस कारण रिवर बाहर की ओर अपने ब्रांचेज बनाते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटरीज में भी जो रिवर के सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे इसे डिपॉजिट कर देते हैं। इसके कारण रिवर में और ब्रांचेस क्रिएट हो जाते हैं और फिर ये यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरह डिपॉजिशन होता चला जाता है और डेल्टा का शेप जो यहाँ था वो अब बढ़ते हुए यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ डिपॉजिशन होता है, फिर रिवर में और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने के कारण और ज्यादा सेडिमेंट का डिपॉजिशन होता चला जाता है। तो ये है हमारा डेल्टा का निर्माण होना, जो कि कोस्टल एरियाज के माउथ पे बनता है और डेल्टा का साइज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। डेल्टा में हमें डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखते हैं और ये ट्राइंगल शेप में होता है। जैसा कि आप ये एग्जांपल देखिए, नाइल डेल्टा मेडिटेरेनियन सी में जो नाइल रिवर है वो मिलती है, तो ये ट्राइंगल शेप में बनाती है और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और ये डेल्टा ऐसे करके बनते चले जाएंगे। तो ये था मेरा फ्लूवियल लैंडफॉर्म के इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के प्रकार। अब हम समझते हैं कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में जहां पे गॉर्जेस और कैनियंस है, अगर हम वहां पे डैम्स बना दें तो हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन कर सकते हैं। फ्लड प्लेन्स का इस्तेमाल करके भारत हजारों लाखों सालों से एक कृषि प्रधान देश है और अपने सभी जनसंख्या को ना ही सिर्फ खाना देने में सक्षम है बल्कि पूरे वर्ल्ड में इससे एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसी एक्सपोर्ट के कारण भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस था। और हमारे सारे शहर लिवाइस पे बने हुए हैं, जैसे कि वाराणसी, और इससे हम टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं, फ्लड से भी अपना बचाव कर सकते हैं और इन्हीं रिवर से हम इनलैंड वाटर नेविगेशन कर सकते हैं, जिससे हम क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन से राहत पा सकते हैं और अपने ट्रांसपोर्ट टाइम को घटा सकते हैं और भारत को एक डेवलप्ड राष्ट्र बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की सारी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।